स्वाध्याय का विषय है प्रज्ञा संपत्ति। हम इस विषय को आज के स्वाध्याय में हम ये समझेंगे कि किस प्रकार से नॉलेज को, प्रज्ञा को हम ग्रहण करें, किस प्रकार से हमारा मन ज्ञान को ग्रहण करके सुख को प्राप्त कर सकता है, परम पद को प्राप्त कर सकता है, शांति को प्राप्त कर सकता है और कैसे-कैसे उसकी प्रक्रिया है, ज्ञान को प्राप्त करने की कैसे प्रक्रिया है, मन किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करता है, उसका मनोवैज्ञानिक तरीका क्या है, इस विषय में इस स्वाध्याय पे बात की जाएगी ताकि हम जो हमारे लिए ज़रूरी है, जो हमारे लिए उपयोगी है, जो मन का लॉजिकल सिस्टम है, मन का जिस प्रकार से मन काम करता है और उस प्रकार से हम उसे समझकर कैसे जो अनुकूल अवस्था है हमारे लिए, कैसे मन की कार्य करने की जो अनुकूल विधि है, कैसे हम उसे समझ सकते हैं, इस विषय को हम इस स्वाध्याय में समझेंगे। इस स्वाध्याय श्री पी.आर. सरकार जी द्वारा लिखा गया है, बताया गया है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं जो भाषा है, उसको अपने शब्दों में थोड़ा-सा समझाने का प्रयास करूँगा। जो बात मुझे कठिन लगती है, उसको मैं अपने शब्दों में समझाता जाऊँगा। ज्ञान भूमि का दूसरा प्रकोष्ठ है ऑब्जेक्टिव माइंड, पहला है सब्जेक्टिव माइंड। यानी कि जो हम ज्ञान के क्षेत्र में चर्चा करते हैं, उसके 2 पहलू बताए गए हैं। जो मूल सत्ता जिसके कारण ज्ञान क्रिया निष्पन्न होती है, संसाधित होती है, वह है चरमकर्ता और जिसके कारण ज्ञान क्रिया हो रही है, वह कोई न कोई तो है, उन्हें चरमकर्ता कहा गया है। अर्थात उसी के लिए सब कुछ होता रहता है। वह स्वयं कुछ नहीं करता। जो चरम करता है, वह कुछ नहीं करते, उसकी उपस्थिति में सब कुछ होता है। या वह कुछ नहीं करते, लेकिन उनके कारण से सब कुछ होता है और उनकी उपस्थिति में सब कुछ होता है। ये दोनों चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। उनकी उपस्थिति अपरिहार्य है, जैसे वैज्ञानिक चर्चा में एक उदाहरण दिया गया है। उदाहरण एकदम उससे वो नहीं होते, एकदम वैसे ही उदाहरण हो जैसी मूल घटना है, लेकिन उससे समझाने में आसानी होती है। उस तरीके का उदाहरण होते हैं। तो इसमें कहा गया है कि समय-समय पर वैज्ञानिक चर्चा में कैटालिटिक एजेंट का प्रयोजन होता है। उसके रहने के फलस्वरूप प्रोसेस ठीक से चलता है। उत्प्रेरक जो होते हैं, उनके माध्यम से रासायनिक क्रियाएँ ठीक तरह से होती रहती हैं। यद्यपि उसकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है, उसका केवल अस्तित्व रहता है। एक और उदाहरण बताते हैं कि अनेक समय मकर ध्वज बनाने के लिए उसमें सोना डालना पड़ता है। कहते हैं स्वर्ण घटित मकर ध्वज। सोना मकर ध्वज के साथ मिल नहीं जाता है, किंतु उसकी उपस्थिति अपरिहार्य है। उसी प्रकार यह जो फैकल्टी ऑफ नॉलेज है, प्रज्ञा संपत्ति है, यह जो ज्ञान की क्रिया है, यह जो यह जो ऑब्जेक्टिव माइंड है और यह जो सब्जेक्टिव माइंड है, ये सभी काम करते हैं, परंतु एक मूल सत्ता जिसके रहने के फलस्वरूप काम करते हैं, अन्यथा काम नहीं हो सकता है। इस सत्ता को सब्जेक्टिव माइंड के रूप में भी नहीं गिन सकते और ऑब्जेक्टिवेटेड माइंड के रूप में भी नहीं गिन सकते। हम आगे सब्जेक्टिव माइंड और ऑब्जेक्टिव माइंड को भी समझेंगे। मात्र इनकी उपस्थिति रहती है। ठीक जैसे किसी शादी के आयोजन में ग्रहकर्ता की उपस्थिति रहती है,
वे पूड़ी भी नहीं बेल रहे हैं, पूड़ी छानते भी नहीं हैं, नमक पानी भी नहीं परोसते हैं, पत्ता भी नहीं देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। वे चुपचाप बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, कुर्सी पर बैठे रहते हैं और देखते रहते हैं। लड़के लड़कियां बहुएं अपने अपने काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं, वह यह देखते रहते हैं। और ये लोग आपस में कहते रहते हैं, देखो ठीक से काम करो, मालिक बैठे हुए हैं, देख रहे हैं ऐसा होता है या नहीं। वो कहते कुछ नहीं है, लेकिन लोगों को एहसास होता है। लोग ये सोचते हैं कि हमें इसमें एक बात हमें देखने को मिलेगी। इसमें एक बात हमें देखने को मिलती है कि जो सब्जेक्टिवेटेड माइंड है वह ऑब्जेक्टिवेटेड माइंड का साक्षी है। अब सब्जेक्टिवेटेड माइंड क्या है, ऑब्जेक्टिवेटेड माइंड क्या है, क्या इसको थोड़ा सा अभी हम इस स्वाध्याय को पढ़ेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। आ, तो अभी आप समझ जाएंगे। अब हम देखते हैं कि इस ऑब्जेक्टिव को बाहर से भी पाते हैं। जो सब्जेक्टिवेटेड माइंड है आपको बाहर से भी पाते हैं, फिर अनेक समय स्वयं अपने ही अंदर उसे बना लेते हैं, अर्थात अपने सब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट में रूपांतरित कर देते हैं। इसे और अच्छे से समझते हैं। बाहर से भी आंखों के सामने कैसे ये काम करता है, मन कैसे काम करता है वो समझाया जा रहा है। बाहर से भी आंखों के सामने एक हाथी देखते हैं, उस हाथी की प्रति छवि भीतर जाती है। ऑब्जेक्टिव माइंड हाथी हो जाता है और सब्जेक्टिव माइंड हाथी को देखता है। ऑब्जेक्टिव माइंड जो है हो गया वो हाथी हो गया, और सब्जेक्टिव माइंड हो गया जो हाथी को देख रहा है, और जो हाथी बन रहा है वो ऑब्जेक्टिव माइंड हो गया। किंतु मन ही मन तुम्हारे हिस्से को हाथी बना दिया, और तुम उस मन के बनाए हुए हाथी को देखते हो और सोचते हो कि सूंड तो ठीक हुआ है, किंतु ये दांत कुछ छोटा हो गया है और एक दांत कुछ बड़ा हो गया है। अच्छा, अब उसे ठीक कर लेते हैं। मन ही मन जो दांत छोटा हो गया उसे थोड़ा बड़ा कर दिया। ऐसा तुम लोग अवश्य ही सोचते हो। इस दिन राम बाबू ने कुछ बातें सुना दी। दूसरा उदाहरण है, मेरा भी फर्ज था और कुछ कहना, किंतु जल्दीबाजी में मुझसे कुछ न कहा जा सका। इस बार जब भेंट होगी तो कहूंगा, और दलाली करने की जरूरत नहीं है। उस दिन मैंने कुछ कहा नहीं, इसलिए आप बच्चों को बना लेते हैं। सामने राम बाबू नहीं है, किंतु मन के अंदर राम को कड़ी कड़ी बातें सुना रहे हैं। तुम लोग ऐसा करते हो। मौसी के घर गया था, लौटने के समय मौसी ने नहीं कहा फिर आना, अब नहीं जाऊंगा। अब यदि कहे बचुआ बचुआ क्यों नहीं आया, तो कहूंगा नहीं, तुम्हारे वहीं अब नहीं जाऊंगा। मन की मौसी को मन में ही कह रहे हो, बेचारी मौसी कहाँ है, उसे कुछ नहीं मालूम है। ऐसा हम लोग करते हैं, सब कोई करते हैं।
अब यहाँ मन की प्रक्रिया के बारे में बात हो रही है कि मन किस प्रकार काम करता है। हम अपने आप कैसे बातों को बने, हम चीजों को कैसे बना लेते हैं, और मन मतलब हम ही करता है, और अब मन के ही एक हिस्से को हम दूसरा पार्ट बना लेते हैं, और दूसरा मन का ही एक हिस्सा उसे देखता है। अब यह जो सब्जेक्टिवेटेड माइंड है, वह इस चरमकर्ता को देख सकता है, सुप्रीम सब्जेक्टिविटी को देख सकता है कि नहीं, जान सकता है कि नहीं, या उसकी बात सोच सकता है कि नहीं, ये देखना है। अब बात यह है कि जो बड़े कर्ता हैं, जो सुप्रीम हेड है, सबसे बड़े मालिक हैं, किसी एक उदाहरण से उन्होंने समझाया है कि मन के पीछे कौन है। वो एक उदाहरण देते हैं कि किसी शादी के आयोजन में या यज्ञ के आयोजन में है क्या, वहां जाकर चुपचाप बैठकर उन्हें देखते रहते हैं, या काम में व्यस्त रहते हैं। काम में व्यस्त नहीं रहने से तो बड़े मालिक असंतुष्ट होंगे, और यदि उनकी ओर चुपचाप बैठकर उन्हें देखते रहो, तो वे तो और भी बिगड़ जाएंगे। और यदि उनकी ओर देखकर कहो, ओहो तुम कितने कृपालु हो, तुम कितने दयालु हो, तुम्हारे कान में कुंडल है और कितने प्रकार के लेयर हैं, तब कहेंगे बकबक करने की और कोई जगह नहीं मिली है। तो यह जो सर्वोच्च करता है, उन्हें लेकर ऐसा करना क्या ठीक है? नहीं, ऐसा ठीक नहीं है। यानी कि ये उदाहरण क्या दिया गया है, क्यों दिया गया है, इस पे विचार करेंगे तो हम लोग सब ऐसा कर रहे हैं। यानी कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, उनको खुश करने के लिए, यदि हम उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं, या उनको हम देखते रह रहे हैं, उनको उनके सामने भोग लगा रहे हैं, या खुश करने के अलग-अलग तरीके अपना रहे हैं, तो क्या वो इससे खुश होंगे या गुस्सा होंगे? जैसे हम अपने किसी बड़े बुजुर्ग, बड़े व्यक्ति को अगर ऐसा करते हैं तो वो गुस्सा हो सकता है। तो वो जो सुप्रीम पावर है, जो सुप्रीम हेड है, जो परमपिता है, परम कारण है, वो गुस्सा नहीं हो सकता? क्या उसको ये खराब नहीं लगेगा कि ये सब क्या हो रहा है? हम इसको मनोविज्ञान की दृष्टिकोण से देखते हैं। जैसे इंग्लिश में उन्होंने बताया है, फॉर द ऑब्जेक्टिव माइंड, सब्जेक्टिव माइंड इज द सब्जेक्टिव काउंटर पार्ट, दैट इज ऑब्जेक्टिव माइंड is the known and the subjective mind is the knower. Similarly, so far as the relationship between the subjective mind and the supreme subjectivity is concerned, subjective mind is known as and the supreme subjectivity is the knower. अब हम इसको इस बात से ये समझते हैं कि जैसे हम अपने मन में देखते हैं कि मन का एक हिस्सा हमारा ऑब्जेक्ट है और एक हिस्सा हमारा सब्जेक्ट है, इसी प्रकार से ये मन का जो हमारा हिस्सा है, ये उनके लिए ऑब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट है। यानी कि वो ये नोन पार्ट है, जो नोन है उनके लिए, और वो नोअर है। जैसे मन हमारा है, जैसे मन हमारा काम करता है, उसी तरह से वो मन है, उनका मन है। हमारे मन में अब एक उदाहरण देके बताते हैं। सांप मेंढक की ओर देख रहा है। सांप हुआ सब्जेक्ट और मेंढक हुआ ऑब्जेक्ट। मेंढक मच्छर की ओर देख रहा है, तो मेंढक हुआ सब्जेक्ट और मच्छर हुआ ऑब्जेक्ट। मच्छर ओस की ओर देख रहा है, तो मच्छर हुआ सब्जेक्ट और ओस हुआ ऑब्जेक्ट। सांप नहीं जानता है कि उसके पीछे से मयूर देख रहा है। मयूर हुआ सब्जेक्ट और सांप हुआ ऑब्जेक्ट। और मयूर नहीं जानता है
कि उनके पीछे शिकारी का तीर है। अब यह जो सब्जेक्टिव माइंड है, यह सुप्रीम सब्जेक्टिविटी या चरमकर्ता को जान सकता है कि नहीं? सोच सकते हैं तो पता चलेगा नहीं। हमने जो अभी उदाहरण देखा, इससे पता चल जाएगा कि जो ये सब्जेक्टिव माइंड है, ये सुप्रीम सब्जेक्टिविटी कारण तत्व को कैसे जान लेगा? मयूर कैसे जान लेगा कि उसे शिकारी देख रहा है? और सांप को पता नहीं है कि उसे मयूर देख रहा है, तो उसे पता ही नहीं है कि उसे कौन देख रहा है। तो इसी प्रकार से मनुष्य का मन है, तो मनुष्य के मन को पता ही नहीं है मनुष्य के मन को कौन देख रहा है। वो बस महसूस कर सकता है कि कोई देख रहा है, किसी के कारण कुछ हो रहा है, लेकिन वो उसके पीछे है ना, तो उसे पता ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकता, देख ही नहीं सकता, केवल समझ सकता है कि है। तो इस भावना को बताया गया है कि हम कैसे परम सत्ता को महसूस करेंगे। मन के हमारे अवस्था को दर्शाकर ये बताया गया है। इससे एक सामंजस्य बिठाया गया है कि हम आसानी से उस सत्ता को समझ सकें, आत्मसात कर सकें, उनके साथ अपना एकीकरण कर सकें, लॉजिक के ज़रिए और ज्ञान के ज़रिए। अब देखते हैं सब्जेक्ट की ओर सामान्यतः कोई नहीं देखता है। पृथ्वी का यही नियम है। इस बात पे विचार करेंगे कि हम सब्जेक्ट की तरफ नहीं देखते हैं, ऑब्जेक्ट की तरफ देखते जाते हैं। केवल ऑब्जेक्ट की तरफ देख के भागते जाते हैं। अब यदि सब्जेक्ट की ओर देखता तो उसके सभी काम नियम अनुसार नियम के माफिक होते रहते हैं। यह जो सुप्रीम सब्जेक्टिविटी है, पूर्व में ही मैंने कहा है कि इसका सब कुछ वृहत मन के भीतर ही होता है। सब्जेक्टिव मन का सब्जेक्टिव काउंटर पार्ट इस सुप्रीम सब्जेक्टिविटी के मन के भीतर है। हमने देखा कि सुप्रीम सब्जेक्टिविटी है, इसका सब कुछ वृहत मन के भीतर ही होता है। और सब्जेक्टिव मन का सब्जेक्टिव काउंटर पार्ट इस सुप्रीम सब्जेक्टिविटी के मन के भीतर है। ऑब्जेक्टिव काउंटर पार्ट भी इसी मन के भीतर है, यानी कि हमारा मन कहाँ है? उस सुप्रीम सब्जेक्टिविटी के मन है। उसी बार जैसे ही मन काम कर रहा है, वैसे ही वो बृहद मन काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है? क्योंकि हमारा कंट्रोल नहीं है। हम केवल वो चीजें जो हो रही हैं उनको समझ पा रहे हैं, और वो कंट्रोल किसका है? किसी का कंट्रोल है ना। तो जैसे हमारा मन का कंट्रोल, हमारे मन का जो शेर है वो हमारे कंट्रोल में है। हम उसका दांत टूट गया या कुछ हो गया हमारे अनुकूल नहीं है तो हम उसे चेंजेस कर। ऐसा ही हमारा मन किसके ऊपर निर्भर है, किस तरह काम कर रहा है, उसकी प्रक्रिया तो हमने नहीं बनाई, हमारी सब्जेक्टिविटी है, उसी का मन है, वही सुप्रीम सब्जेक्टिविटी का मन है ये। तो हम समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव काउंटर पार्ट भी इसी मन के भीतर है। अर्थात जगत में जितनी ऑब्जेक्टिविटी हैं, सभी सुप्रीम सब्जेक्टिविटी का ऑब्जेक्ट है, और जितने सब्जेक्ट हैं, वे भी सुप्रीम सब्जेक्टिविटी के ऑब्जेक्ट हैं। सुप्रीम सब्जेक्टिविटी के सब्जेक्ट नहीं है, केवल ऑब्जेक्ट हैं। इसे समझना है। जितने भी सब्जेक्ट हैं वे सुप्रीम सब्जेक्टिविटी के ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि वो हमारा ऑब्जेक्ट, हमारे मन की जितनी चीजें हैं, जो सोच रहे हैं हम वो हैं, या जो महसूस कर रहे हैं वो हैं, और उनकी जो हमारे मन के पीछे कारण तत्व है उसके ऑब्जेक्ट हम हैं। इसको और उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। सुप्रीम सब्जेक्टिविटी के सब्जेक्ट नहीं है, केवल ऑब्जेक्ट हैं। इस बात को हम समझ गए होंगे। एक जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, एक लड़का पढ़ रहा है,
पढ़ने के समय वो सोचता है कि मुझे परीक्षा में पास करना ही है, नहीं तो बात सुननी पड़ेगी। तो छोटे-छोटे लड़के भी मुझे जो बड़े भैया कहकर पुकारते हैं, उनके साथ पढ़ना पड़ेगा और हो सकता है कि तब उनमें से कोई मुझे भाई जी कहकर नहीं पुकारेंगे। लड़का इस तरह सोचता है कि नहीं, इस प्रकार की जो चिंता मन के पीछे काम करती है, वह मन का कंसंट्रेशन आने में अर्थात सब्जेक्टिव माइंड को ऑब्जेक्टिव माइंड को मानने में सहायता करती है। जैसे अब इसमें हम ये देखते हैं कि लड़का जैसे सोचता है कि नहीं, इस प्रकार की जो चिंता मन के पीछे काम कर रही है, वो मन का कंसंट्रेशन आने में अर्थात सब्जेक्टिव माइंड को ऑब्जेक्टिव माइंड को बाँधने में सहायता करती है। किंतु इससे मन दुविधा विभक्त हो जाता है, मानस प्रवाह विभक्त हो जाता है। मानस प्रवाह विभक्त हो जाता है तो मन का एक फ्लो जो कुछ सीखते हैं उन्हें कंठस्थ करने के लिए लग गया। अब जब मानस प्रवाह विभक्त हो गया, अलग-अलग हो गया तो क्या हुआ कि जो हम सीखते हैं उन्हें कंठस्थ करने के लिए एक भाग लग गया और मन का एक फ्लो यह सोचता है कि यदि पास नहीं हुए तो माँ क्या कहेगी, बाबूजी क्या कहेंगे, दादा क्या कहेंगे, मोहल्ले में जो छोटे हैं वह भैया कहकर नहीं पुकारेंगे, सम्मान नहीं देंगे, लोग मेरी तरफ इशारा कर कहेंगे, देखें ये लड़का फेल हो गया है। इसी चिंता में मन का और एक अंश जाता है कि जाता है या नहीं, तो मन की शक्ति दुविधा में विभक्त हो गई। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उस अवस्था में क्या करेंगे? वे दूसरी उसे कंठस्थ करूँगा। कंठस्थ से मुझे क्या लाभ होगा या कंठस्थ नहीं करने से क्या क्षति होगी? यह सोचकर मन की शक्ति के एक अंश को दूसरी ओर प्रवाहित नहीं होने दूँगा। ये बात बहुत ज़रूरी है हमारी मन जब परमात्मा की तरफ बढ़ेगा, तो उस अवस्था में उदाहरण बहुत अच्छा है। हम लोग होंगे, आप लोग ये बात समझ गए होंगे। इसलिए पढ़ने की ही ओर मन लगाएँगे। अब अणु के लिए जब तक यूनिट सब्जेक्टिव माइंड जागतिक विषय देखता है, तब उसे क्या करना उचित है? उसकी अच्छी तरह से जानना और देखना चाहिए और अब अपने सब्जेक्ट के इसी अंश को ऑब्जेक्ट में रूपांतरित करते हो। जैसे पहले हमने अभी बात की थी कि मन के बनाए हुए हाथी को जब देखते हैं, ये पिछले अध्यायों की बात है। अ, मतलब फैकल्टी ऑफ नॉलेज के अलग अध्यायों की बात है कि जब हम मन के बनाए हुए हाथी को देखते हैं तो उस समय यदि हमने सब्जेक्ट को अच्छी तरह से देख लिया, तब सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव माइंड के एक अंश को ऑब्जेक्ट में रूपांतरित करते हो। यानी कि क्या करते हैं मन का ही एक हिस्सा ऑब्जेक्ट में रूपांतरित हो जाता है, तब उसे बहुत अच्छी तरह से रूप दे सकेंगे। यानी मन का ही एक हिस्सा उसे देखता है और ऑब्जेक्ट में रूपांतरित हो जाता है। इसलिए कुछ सीखने के समय दूसरी कोई भावना नहीं रखकर सीखने को ही अधिक महत्व देना होगा। तो भविष्य में जब सब्जेक्टिव माइंड को भी ऑब्जेक्टिव में रूपांतरित करेंगे, तो वह भी बहुत अच्छी तरह से रूप दे सकेंगे। यानी कि हम कोई दूसरी भावना नहीं रखेंगे, केवल जो हो रहा है मन को विभक्त नहीं करेंगे। मन के एक हिस्से को एक ही जगह पर करेंगे जिस हिस्से में वो जा रहा है। अब कभी एक ऑब्जेक्ट में बनाया, कभी दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया तो मन विचलित होगा ना। क्योंकि वस्तु जगत की चीज़ भी तुमने अच्छी तरह देख लिया था, इसका परिणाम क्या होता है? मनुष्य में चिंता करने की क्षमता भी बढ़ती है। अब चिंता करने के साथ ही उस चीज़ को मन में पकड़ कर रखना पड़ता है। अब जैसे देखते हैं हमने एक दिन में 200 पन्ना पढ़ा,
परंतु 199 पन्ना भूल गए। एक पन्ना भी याद नहीं रहता है। एक वाक्य भी ठीक से कंठस्थ नहीं रहता है। हो सकता है कि शब्द भी ठीक से याद नहीं है। उसका कारण क्या है? तुमने पूर्ण मनोयोग नहीं दिया था। यानी कि हम किसी चीज को प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो मन में कुछ ना कुछ चल रहा है। मन कहीं ना कहीं जा रहा है। और वो क्यों जा रहा है, किसकी वजह से जा रहा है? मन में कोई लोभ है, लालच है, अष्टपाश अष्ट रिपु हमें घेर रही हैं, तो वो उनको समझना पड़ेगा। उस तरफ उसकी भी क्लियरिटी करनी पड़ेगी कि मन को अगर हम भटकाएंगे तो गड़बड़ होगी। और मन को भटकाने के लिए हमें मन को क्लियर करना पड़ेगा कि वो क्षण भंगुर है। और क्षण भंगुर चीजों से क्षणिक चीजें मिलेंगी, उसको समझना पड़ेगा कि वो क्षण भंगुर है। यानी कि उसका जो आनंद है वो लगेगा आता हुआ जैसा, और वो फिर लगातार नहीं आएगा। तो यानी कि कोई भी चीज जो जितना उसका एक सिस्टम बना है कि जितना देर के लिए वो अच्छी लगती है और उसका कोई नुकसान नहीं है, उतना ही उन अवस्थाओं का, उन चीजों का प्रयोग करना है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि कौन सी चीज क्षणभंगुर है, तो कैसे हमें उससे अलग होना है। अब हम देखते हैं, जैसे पढ़ने लिखने, तो पूर्ण योग मनोयोग देने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? पढ़ने लिखने के अलावा जैसे दूसरे समय दूसरा कुछ काम सीखते हैं, जैसे गाना सीख लिया। पढ़ाई मनुष्य सामान्यतः आंख से करता है, और स्मरण ठीक से रहे इसके लिए क्या करता है? किसका व्यवहार करना है? अर्थात उच्चारण के साथ पढ़ने के लिए आंख तो पढ़ती है, पर एक इंद्रिय जीवा भी काम करती है। इसलिए दूसरी इंद्रिय के काम का सामूहिक फल हमको प्राप्त कर होता है। और यदि थोड़ा जोर से पढ़ा तो कान भी उसे सुनते हैं। तो तीन तरह से पढ़ने का विषय हमारे मन में पहुंचा, इसलिए स्मरण कुछ अधिक रहेगा। और विद्यार्थियों को इसलिए पढ़ने के समय उच्चारण के साथ पढ़ना ही अच्छा है। उपन्यास नाटक मन ही मन पढ़ा जा सकता है। इससे उपन्यास नाटक पढ़ने की सुविधा यह है कि गार्जियन नहीं जान पाते कि कौन सी किताब पढ़ रहा है। ये एक मजाक वाली बात हो गई। इसलिए स्मरण रखने के प्रश्न के संबंध में बात कही जा रही है। और उपन्यास में ये है कि उसको ज्यादा स्मरण रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो कुछ हिस्सा उसका भूल भी जाएंगे तो कोई बात नहीं है। तो वो मन ही मन उसको पढ़ने की बात कही गई है। जो सीखने वाली चीजें हैं, जिनसे लगता है हमें कुछ सीखना है, तो उन्हें जरूर इसी विधि से पढ़ना चाहिए। एक तो पढ़ने के समय उच्चारण के साथ पढ़ें, उससे ऑब्जेक्टिव माइंड और ऑब्जेक्टिवेटेड सब्जेक्टिव माइंड दोनों को हम अच्छी तरह से ग्रहण कर सकेंगे। और हम इसमें देखते हैं कि दूसरा हुआ ऑब्जेक्टिव माइंड और सब्जेक्टिव माइंड जो कुछ लेते हैं, प्रत्यक्ष रूप से ऑब्जेक्टिव से ही अथवा ऑब्जेक्टिव माइंड से उसका कुछ अंश स्नायु कोश के त्रुटिपूर्ण स्पंदन के कारण नष्ट हो जाता है। नर्व सेल में कुछ त्रुटि रहती है। हम इसका आगे का भाग आगे पढ़ेंगे। तो इतना स्वाध्याय हम समझ गए कि किस प्रकार से मन हमारा कार्य करता है। इसको आगे हम समझेंगे कि ईश्वर को प्राप्त करने में, परम पिता को प्राप्त करने में, परम आनंद को प्राप्त करने में हम कैसे अपने मन को लगाएंगे, कैसे जो हमने उदाहरण दिए इसी तरीके से कैसे हम चीजों को समझेंगे कि कौन सी चीजों के माध्यम से हम उस अवस्था में रह सकते हैं। मन को शांत रखा जा सकता है और संतुलित रखा जा सकता है, आनंद पूर्वक रखा जा सकता है। तो इस पर हम आगे अगले अध्याय में बात करेंगे। धन्यवाद।